Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we will be having 5 major topics. पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में है। सेकंड, जर्मनी एज अ प्रेसिडेंट न्यूज के बारे में हम देखेंगे। गगनयान मिशन के बारे में बात करेंगे। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के बारे में, एंड देन इंडिया यूके एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है। तो यहां पर याद रखना, यूएनडीपी इसको क्रिएट करती है। 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पहली बार पब्लिश किया गया था, एंड इसमें पीपल सेंट्रिक अप्रोच है आपकी, जहां पर आप बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक नंबर के किस तरह से ह्यूमंस की डेवलपमेंट हो रही है एक इकोनॉमी में, जैसे हेल्थ फ्रंट पे, एजुकेशन फ्रंट पे, या आप ये कह सकते हो कि उनकी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंप्रूव हो रहा है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो अभी रीसेंट रिपोर्ट में 193 कंट्रीज में इंडिया का रैंक रहा है 130, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का इंक्रीज आपको मतलब देखने को मिला, मतलब 3 पॉइंट से अपना रैंक इंप्रूव हुआ है। पहले 133 हुआ करता था, अब 130 हो गया है। अब इसमें जो स्कोर है, स्कोर में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 0.676 हुआ करता था हमारा स्कोर पहले, अब 0.685 के आसपास हो गया। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंडिया अब मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आने वाला है, बहुत क्लोज आ चुका है उसके। तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और होगी तो हम कहीं ना कहीं मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहां पर वैसे कुछ चैलेंजेस और कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिले, एक एक करके इनके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे पहली चीज जो आपको देखने को मिली है कि 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम चीजों को मेजर करते हैं। जैसे पहला है हेल्थ। हेल्थ के अंदर एक पैरामीटर है जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं, यानी ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन में 2 चीजें हैं, वन मीन ईयर्स जो एक बच्चा स्कूल में बिताएगा, और एक्सपेक्टेड ईयर एक बच्चा स्कूल में एंटर करने के बाद लगाएगा। तो इसको यहां पर देखा जाता है, यानी 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट यहां पर हम ग्रॉस नेशनल इनकम को देखते हैं, यानी आप ये मान के चलें कि कितना इनकम ग्रॉस लेवल पे एक इंसान कमा रहा है, उसको यहां पर देखा जाता है। अब बेस्ड अपॉन एवरी सिनेरियो यहां पर 4 कैटेगरीज में, मतलब इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं 0 to 1 के बीच में, और उसके बाद कंट्रीज को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है लो डेवलपमेंट, जहां पर स्कोर 0.550 से नीचे हो। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां पर स्कोर आपका 0.55 से लेके 0.7 के बीच में हो। अब जैसे ही 0.7 के थ्रेशोल्ड को ब्रीच करेंगे तो उसके बाद आप ये मान के चलो 0.8 तक हम वेरी हाई, सॉरी, 0.7 से लेके 0.8 के बीच में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाएंगे, और 0.8 से बियॉन्ड चले गए तो हम वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये चेंजेस आ सकते हैं अगर हम कुछ कोर एरियाज पे फोकस करें, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट करें तो हेल्थ एक्सपेक्टेंसी हम इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करें, किसी तरह से स्कूल में इनरोलमेंट और स्कूल की जो मीन ईयर्स हैं उसको हम इंक्रीज कर सके, बच्चों का रिटेंशन को हम इंश्योर करें तो उससे फायदा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं लोगों की इंप्रूव करें, इन्हांस करें, तो उससे भी यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है, मुद्रा हो सकता है, स्टार्टअप इंडिया हो सकता है, और कई ऐसी स्कीम्स है जिससे हमें यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब इस बारी के रैंकिंग में क्या कुछ चीजें आपको देखने को मिली है। इनइक्वालिटी में हमें थोड़ा लॉस देखने को मिला, इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर इंक्रीज हुई है, डिस्पैरिटी इंक्रीज हुई है, चाहे जेंडर की बात करें या आप नॉर्मली भी बात करें तो इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है। इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है जैसा मैंने आपको कहा, एंड मोर ओवर एसडीआई वैल्यू भी हमारी काफी इंप्रूव हुई है। अब पावर्टी रिडक्शन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 135 मिलियन लोगों को हमने पावर्टी से बाहर निकाला, बट स्टिल अभी भी एक मेजर चंक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के अंडर आता है इंडिया का, रफली अराउंड 12-13 करोड़ के आसपास। अगर जीएनआई की बात करें, ग्रॉस नेशनल इनकम की, तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है। कभी 1990 में $2000 के आसपास हुआ करती थी, अब 9,000 के आसपास है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 58 से इंक्रीज होकर 72 पहुंच चुकी है। ऑल्दो जेंडर डिस्पैरिटी, जैसा मैंने कहा, फीमेल पार्टिसिपेशन आपको इकोनॉमी में भी कम देखने को मिलता है और उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको कम देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको
याद रखना है कि कुछ कमियां रही हैं जिनको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो टॉप कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड नंबर 1 पे रहा है, नॉर्वे नंबर 2, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे ही है, 4 पे डेनमार्क है, फिर जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग। सो दीज आर द कंट्रीज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, जिसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के अंदर अभी नए वाइस चांसलर बने, तो यहां पर जर्मन चांसलर, सॉरी नॉट वाइस चांसलर तो यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो चांसलर जो नए बने हैं जर्मनी के, इसकी वजह से जर्मनी थोड़ा न्यूज में था। जर्मनी आप अगर देखें तो ये आपका जर्मनी है, तो यहां पर ये बॉर्डर शेयर कर रहा है जैसे नीदरलैंड के साथ, ये आपका बेल्जियम आ गया, फिर ये लग्जमबर्ग आ गया, देन ये फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, देन यहां पर नीचे आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिलता है, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया का है, देन ये स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है, देन ये चेक रिपब्लिक का बॉर्डर है, एंड यहां पर आपको ये जर्मनी देखने को मिल रहा है। अब एक ऑर्डर रिवर है जो आपको यहां पे याद रखनी है, उसके अलावा एक राइन रिवर है जो आपकी यहां से होके कुछ इस एरिया से होके निकलती है। दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, एक हर्ज माउंटेन, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये वाला पार्ट मेजरली आपका किस तरह का रहेगा, लाइक प्लेन एरिया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है। ईस्ट की तरफ पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक, नॉर्थ में डेनमार्क आ जाता है, वैसे ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड आपका साउथ में है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड ये आपकी लाइक वेस्ट में है। तो बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गगनयान मिशन, जिसको थोड़ा सा और फर्दर डिले कर दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा 2022 में हमें गगनयान मिशन को लॉन्च करना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये प्रोजेक्ट डिले होता गया, और अब डिले होता होता ये 2027 में पहुंच गया। अब इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, हम 3 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को इंडिया के आउटर स्पेस में भेजना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की हाइट पे, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब यहां पे इनको भेजने से पहले कुछ टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें इन टोटल इस मिशन के अंदर 3 फ्लाइट्स हैं, जिसमें 2 अनमैन्ड और 1 मैन्ड मिशन रहेगा आपका। तो यहां पर हम इंडिजिनसली ह्यूमन फ्लाइट को टेस्ट करना चाहते हैं, और इसमें ह्यूमन को स्पेस में लेके जाना और उन्हें वापस अर्थ के ऊपर लाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कुछ टेस्ट हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, जैसे इंटीग्रेटेड ड्रॉप टेस्ट, फिर टेस्ट व्हीकल मिशन हम कर चुके, पैड अबॉर्ट टेस्ट हम कर चुके। अभी मैन्ड और अनमैन्ड फ्लाइट वाला जो मिशन है वो हमारा अधूरा है। इसमें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को यूज किया जाएगा, जो GSLV ही है। इसमें फर्स्ट स्टेज आपकी सॉलिड रहेगी, देन लिक्विड स्टेज रहेगी, क्रायोजेनिक रहेगी, एंड ऊपर आपका क्रू एस्केप सिस्टम रहेगा। तो ये इसके पार्ट्स होंगे। अब क्रू मॉड्यूल्स के अंदर आप ये मान के चलो कि ओवरऑल जैसे बाहर वैक्यूम होता है, तो प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा, सो दैट जो आपके एस्ट्रोनॉट हैं वो इजिली इसके अंदर रह सके। एंड सर्विस मॉड्यूल में आप ये मान के चलो प्रोपोर्शनल थर्मल रेगुलेशन और बाकी सब आपकी चीजें जो टेक्निकल चीजें होंगी वो रहेंगी। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर हमारा आर्टिकल है अबाउट सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। अब देखो, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक्चुअल में कल कंडक्ट की गई थी। कल रात को आपको पता होगा आपके भी एरिया में ब्लैकआउट की नोटिस इशू किया गया होगा। इन टोटल 244 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका ये ड्रिल कंडक्ट किया गया, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, एंड अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई इन केस अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है तो एयर रेड सायरन्स के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सके कि उन्हें अपने घर की लाइट क्या करनी है, बंद करनी है, सभी तरह की। ऑल्दो लोगों में सिविक सेंस बहुत कम देखने को मिली है, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज को वायलेट भी किया कि लोगों ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स वगैरह बंद नहीं किए। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एक्चुअल में ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल है, जो आफ्टर 1971 की वॉर के बाद हमने पहली बार कंडक्ट की है। एंड ये हमारी जो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल सेफ्टी के लिए ये ड्रिल बनाई गई थी। तो इसे सबसे पहले अभी जो नोटिफिकेशन है वो इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरीज थी कैटेगरी 1, जहां पर फुल इंप्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, फिर पार्शियल इंप्लीमेंटेशन कैटेगरी 2 में, और लिमिटेड इंप्लीकेशन या इंप्लीमेंटेशन कैटेगरी 3 में। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि हमने रेड वार्निंग को स्टार्ट किया, फिर आप शट डाउन करोगे अपने लाइट्स को, इवैक्यूएशन की
रिहर्सल्स की जाएंगी कि इन केस कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उस केस में लोगों को कैसे इजीली बाहर निकाला जा सके, जो वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे हम कैमोफ्लाज कर सके कि भाई दुश्मन को उसकी लोकेशन का पता ना लग सके, तो उसके लिए हम यहाँ पर लाइक बिल्डिंग्स के एरियल व्यूज वगैरह को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। देन जो सिविल डिफेंस सर्विसेज हैं, जैसे लाइक वार्डन्स हैं, रेस्क्यू यूनिट्स हैं, उनको मोबिलाइज किया जाएगा, यहाँ पर सिविलियंस को ट्रेन किया जाएगा, यहाँ पर ओवरऑल एक कंट्रोल रूम और बैकअप रूम को कहीं ना कहीं ऑपरेशनलाइज किया जाएगा कि इन केस कोई भी इमरजेंसी होती है तो इनकी फंक्शनिंग, जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्प के लिए मांग सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर इंश्योर की जाएगी। एंड इवन क्लीन एंड मेंटेन करने की बात होती है यहाँ पर बंकर्स, ट्रेंचेस, जिसमें लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो इसमें ये जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज किस बेसिस पे डिवाइड हुई। पहला, कैटेगरी 1 में वो एरियाज आएंगे जो बॉर्डर के एरिया है। बी, या किसी एरिया में कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता हो, दैट इज सी, यानी बी सी। फिर आता है पी, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, एंड फिर सी आता है, पी के बाद सी, दैट इज यहां पर आप ये कह सकते हो कि लाइक उस एरिया के अंदर वो कोस्टल एरिया है जिसकी इंपॉर्टेंस, वाइटलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल पोरबंदर हो सकता है, चेन्नई हो सकता है। तो इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे सिटीज को अलग अलग कैटेगरीज में हमने प्लेस किया। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी इंडिया यूके ट्रेड डील। बहुत बड़ी डील है, ऑलमोस्ट 99% टैरिफ आपका यूके के साथ खत्म हो गया। अब जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और जिन कंज्यूम करते हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, बिकॉज जिन और अल्कोहल के रेट थोड़े हो जाएंगे कम। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, कहते हैं कि भाई देखो ये एक बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होता है जिसमें आप एलिमिनेट या रिड्यूस कर देते हो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को, सो दैट आप आपस में ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकें। अब इसमें आप ये मान के चलो कि कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल और डाइवर्स गुड्स मिल पाएंगे, बिजनेस वालों को लो कॉस्ट और न्यू मार्केट का एक्सेस मिल पाएगा, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बूस्ट होगी। तो जब से यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, ब्रेक्जिट हुआ था, उसके बाद से यूके कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाए, और अब ये जीरो ड्यूटी एक्सेस की बात की गई है। एंड यहां पर कुछ मेजर चीजें आपको देखने को मिली है जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है, कुछ कंसर्न्स भी हैं, बट आप ये मान के चलो कि 99% इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा, वेयर एज हमने 90% यूके के टैरिफ लाइन को रिड्यूस कर दिया है। वेयर एज ऑटोमेटिव जो टैरिफ रिडक्शन है वो अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा, एंड मोर ओवर विस्की और जिन वगैरह के प्राइसेस में भी आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा, ऑटोमोटिव में भी, व्हीकल्स में भी और इसमें भी। अब उसके अलावा जो लेबर मोबिलिटी है, जैसे हमारे यहाँ से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वहां पर काम करना चाहते हैं, तो उनको फायदा रहेगा। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में भी एग्जम्पशन है 3 साल के लिए, एंड मोर ओवर अभी 11th लार्जेस्ट पार्टनर है यूके हमारा, बट भविष्य में आपको और ज्यादा ट्रेड यूके के साथ हमारी होती हुई दिखाई देगी। तो मेजर सेक्टर्स आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। अभी इंडिया क्या डिमांड कर रहा है, इंडिया की डिमांड है कि भाई आप कोटा प्रोवाइड करो, लाइक वीजा का कोटा इंक्रीज करो, टैरिफ लो हो जाएंगे आपका, लाइक अभी थोड़ा आपको बेनिफिट एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा इंपैक्ट रहेगा, बट एमएसएमई सेक्टर को बाय एंड लार्ज इससे बेनिफिट होगा। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि जो ब्रेक्जिट के बाद यूके कहीं ना कहीं यूरोप की मार्केट खो चुका था, तो उसको एक मार्केट चाहिए थी, और हम आरसीईपी के पार्ट नहीं बने तो हमारे को भी एक नई मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। तो इससे इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट कर पाएगा, एंड कहीं ना कहीं जैसे यूएस ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म आपको देखने को मिल रहा है, तो यहां पर इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो यूएस के साथ भी बहुत जल्दी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इन बड़े देशों के साथ अपनी इकोनॉमी को कैसे इंटीग्रेट कर सकें। इसमें प्रो ये है कि आपकी ट्रेड इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा रिस्क रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थ्रेट है बिकॉज उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज है, और इवन आप ये बात करें तो इससे यूके को ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि उनको बड़ी मार्केट मिलेगी एज कंपेयर टू अस, और कहीं ना कहीं अभी भी इन्वायरमेंटल बैरियर आपके एग्जिस्ट करेंगे। ऑल्दो इंडिया की एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकता है, कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, मल्टीपल डाइवर्स प्रोडक्ट चीप दामों पे मिलेंगे, जॉब क्रिएशन में आपको फायदा मिलेगा, एंड ओवरऑल आपकी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, उनको एक नया ऑल्टरनेट मार्केट मिल सकेगी। तो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन दी आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो।
तो आज के लिए इतना ही था। आज की डिस्कशन आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर से दबाएं। तो धन्यवाद।